नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। घड़ी की सुइयां अब उस ऐतिहासिक पल की तरफ पड़ रही हैं जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन 4 मई को आने वाले नतीजों से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सियासत का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। तस्वीर है स्ट्रांग रूम के बाहर संग्राम की। आधी रात को कोलकाता के स्ट्रांग रूम के बाहर भारी बवाल मच गया। टीएमसी का सीधा आरोप है कि ईवीएम और मतपत्रों से छेड़छाड़ की कोशिश हो रही है। पार्टी की मुखिया ममता बनर्जी खुद आधी रात को सड़क पर उतर आई। टीएमसी पूछ रही है कि आखिर अंदर कौन जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आयोग का कहना है सब कुछ नियम के तहत हो रहा था और स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं बीजेपी का पलटवार है कि एग्जिट पोल के आंकड़ों से घबराकर टीएमसी अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ने की कोशिश कर रही है। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि आज स्ट्रांग रूम के बाहर का यह हंगामा सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा है या फिर 4 मई के नतीजों से पहले लोकतंत्र की रक्षा की असली लड़ाई। आखिर इस संग्राम में किसकी बात में है सच्चाई? हारने वाला कंप्लेन करता है। पहले हम लोग करते थे कि हम बैकफुट में होते थे, वो लोग सत्ता में होते थे, निश्चित जीतते थे, कि इतना फॉल्स वोटिंग होता था। अब वो गया पहले। आज उन्होंने जिस प्रकार बढ़ चढ़ के वोटिंग किया है उससे पता चल गया परिवर्तन हो रहा है। इसलिए टीएमसी बैकफुट में है और कंप्लेन पर कंप्लेन करे जा रहे हैं। हर चीज पे कंप्लेन है। अब से एसआईआर से लेकर सेंट्रल फोर्स, चुनाव कमीशन, अभी स्ट्रांग रूम में जाकर राजनीति ममता बनर्जी बैठी हुई है। इसका क्या है? परिस्थिति ठीक नहीं उनके लिए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वीडियो फुटेज, सीसीटीवी का वीडियो फुटेज स्क्रीन में दिखाया जा रहा है वो हमने शेयर किया। तो वो अगर फेक होगा तो इलेक्शन कमीशन ही फेक निकलेगा। तो ये सब बात करने में फायदा क्या? और सबको पता है इलेक्शन कमीशन कितना बियॉन्ड लॉ, बियॉन्ड कन्वेंशन, बियॉन्ड एनीथिंग, क्या कुछ नहीं किया। 225 हमारे को सिटीजन का मौत हो गया, देहांत हो गया। हमारे 92 lakhs वोटर deleted or adjudicated, however they are outside from the vote. इस पर चर्चा भी करेंगे। कई सवाल हैं, पूरा एक पैनल मेहमानों का हमारे साथ जुड़ेगा। फिलहाल कुशल पांडे, प्रवक्ता बंगाल बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। और जो कुछ कल रात को हुआ, ममता बनर्जी जो कि वहां पहुंची, 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम में रही, ये पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री इस तरीके से स्ट्रांग रूम की निगरानी करता है। ये एग्जिट पोल के आने के बाद क्या लगता है, ये डर है सत्ता के हाथ से जाने का या फिर वाकई में वो निगरानी कर रही है? देखिए, सत्ता से जाने का डर है क्योंकि ये पहली बार हुआ है बंगाल के इतिहास में कि एक मुख्यमंत्री जाकर के स्ट्रांग रूम का मतलब जांच करे या दरवानी करे, जिसको केयर टेकर के हिसाब से बोला जाता है। तो उन्हें ये मालूम चल चुका है कि उनकी विदाई तय है। तो 4 तारीख के बाद तो कुछ तो रोना पड़ेगा ना कि ईवीएम चेंज हो गया, ईवीएम हैक कर लिया गया, ईवीएम को बदल दिया गया। तो कुछ तो कहना पड़ेगा ना मुख्यमंत्री को, क्योंकि बंगाल की जनता ने इस बार, श्रद्धा जी मैं बता दूं कि घर घर से लोग निकल करके, जो हमारे बाहर में भी लोग बंगाल के लोग रह रहे थे, व्यापार कर रहे थे, व्यवसाय कर रहे थे, नौकरियां कर रहे थे, वो लोग ट्रेन से आकर के, उन्हें कोई बुलाया नहीं, सिर्फ इस शासन से निजात पाने के लिए वो लोग बंगाल आए हैं। बंगाल आकर के अपना मत दिए जाकर के कि दीदी ने जिस पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया, जिस पश्चिम बंगाल में रोजगार नहीं है, जिस पश्चिम बंगाल में हमारी माताओं बहनों का सुरक्षा नहीं है, जिस पश्चिम बंगाल में कोई कल कारखाना नहीं है, जो बंगाल 4 महानगरों में से एक आता है, उसको वहां में छोड़कर अन्य राज्यों में जाकर के रोजगार करना पड़ रहा है। तो इससे निजात पाने के लिए जो बंगाली है, हमारे यहाँ के बंगाल की जनता थी जो दूसरे राज्यों में रह रही थी, वो आकर के मतलब वोट देकर के मुख्यमंत्री का विदाई तय कर दिया। इस वजह से मुख्यमंत्री खुद, मुख्यमंत्री के लोग आकर के अन्य अन्य जगहों पर जाकर के, जहाँ काउंटिंग के लिए मशीन रखी गई है, वहां पे केयर टेकर के रूप में बैठे हुए हैं, मशीन के साथ में छेड़छाड़। लेकिन एक चीज और भी अगर हम समझें, अगर हम कुशल जी एक चीज को समझें, तो जो कुछ कल हुआ, उन्होंने कहा कि भाई अंदर जो है वो मतपत्रों से छेड़छाड़ की जा रही है, ममता बनर्जी खुद जाती हैं। हालांकि अब तो जो जनता को तय करना था वो ईवीएम में कैद हो चुका है, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि इस पर चुनावी प्रक्रिया पर ही जनता के मन में एक सवाल आएगा कि ये क्या कुछ हो रहा है?
नॉर्मल सी चीज़ होती, जाकर लोग अपना वोट कास्ट करते हैं, उसके बाद ईवीएम में पहले बैलेट पेपर्स होते थे, उसमें उनका वोट चला जाता था और उसके बाद जिस दिन नतीजे आते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार विपक्ष जो है इस बात को लेकर सवाल उठाते आया है, बड़े बड़े आरोप करते आया है। देखिए, यही तो सवाल वो खड़ा करना चाह रही है ना, इसी के खिलाफ, कि इस तरह का काम करके हमें हराना चाह रहा है, भाजपा इस तरह का काम करवा करके हमें हराना चाह रहा है। तो यही तो मतलब बंगाल की जनता को दिखाना चाह रहे कि देखिए, स्ट्रांग रूम में मशीन के साथ छेड़छाड़ करके हमें हराने की कोशिश की जा रही, मैं चुनाव जीत रहे, मुझे हराया जा रहा है। ये बंगाल की जनता को भ्रमित करना चाहती है। और लगभग 15 सालों से जब से बंगाल में मुख्यमंत्री सरकार में है, बंगाल की जनता को सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करते हुए आई है। चाहे हिंदुत्व चलिए, को ले आपका कहना लीजिए, है कि यह हार का डर है और बंगाल की जनता को भ्रम करने का एक तरीका था, एक स्ट्रेटेजी। केतन जायसवाल प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और केतन जी से भी मैं सवाल ले लेती हूं। केतन जी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो आरोप अब टीएमसी लगा रही है कि भाई हेरफेर किया जा रहा है, वहां पर कुछ लोग अंदर स्ट्रांग रूम में चले गए थे, जो कि कई लेयर होती हैं उसके लिए, और उसके बाद ममता बनर्जी वहां पर 4 घंटे रही, क्या ये हार का डर है? जो एग्जिट पोल की बात नतीजे आए हैं, ये बौखला गई है, एक खीज है टीएमसी की? जी नमस्कार जी। मैं इस जो घटनाएं हैं, ये सिर्फ यही घटना नहीं है। हम देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये अपने मुख्यमंत्री रहते हुए ये मतलब ये 2011 से इनका ये चौथा चुनाव है। कभी किसी चुनाव में उनको हमने बूथ के आसपास बूथ की पहरेदारी करते हुए या फिर चुनाव वाले दिन वो जनरली अपने घर से ही वो सब देखती थी या मैनेज करती थी। ये पहला इस बार हम देख रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री जी का जो बॉडी लैंग्वेज है, उस दिन से एक अलग तरह का ममता बनर्जी उस दिन दिखी। और उसके बाद जो कल की जो घटना है वो सब हमें पता है कि किस प्रकार से एक स्ट्रांग रूम के बाहर एक क्योस करने की कोशिश की गई। तो ये सभी को हम, जैसे इतने सारे एजेंसीज के एग्जिट पोल आए हैं, मैं इसको तृणमूल कांग्रेस का एग्जिट पोल के तौर पे देखता हूँ कि तृणमूल कांग्रेस ने भी ममता बनर्जी जी की जो बॉडी लैंग्वेज और कल की जो तृणमूल कांग्रेस का जो क्योस था, ये अपने आप में एक एग्जिट पोल है। वो शायद ये दिखा रहा है कि सरकार का एग्जिट की संभावना सरकार देख रही है या फिर सरकार की एग्जिट की संभावना तृणमूल कांग्रेस देख रही है। इसीलिए बहुत जल्दी दिखाई दे जाती है, आईपैक में पहुंच जाती हैं। वो टीएमसी से कोई जुड़ेगा तो पूछूंगी हरी फाइल लेने के लिए, और तुरंत भागी जाती है। ये भी अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक सा रहा कि भाई कि सीएम ही पहुंच गई और वो हरी फाइल जो है वो वहां पे लेती हुई नजर आती हैं। इसके अलावा कल जो हुआ, इससे पहले वो वहां पर फोर्स और सेंट्रल ने क्यों ऐसा किया, उस पर चिड़चिड़ाती हुई नजर आई जब वोट कास्ट करने आई। तो यानी कि जो अगर सारी वाक्यों को देखें और समझें तो यानी कि वो वही रवैया है कि भाई अब जो है सत्ता जाने वाली है तो उससे उसका ठीकरा किस पर फोड़ा जाए। देखिए, जो ममता बनर्जी जी को जो लोग पास से देखते हैं, उनकी राजनीति को जो फॉलो करते हैं, हम जैसे जो बंगाल में राजनीति कर्मी हैं, उसमें हमको ये चीज पता है कि ममता बनर्जी दूसरों से नैतिकता की अपेक्षा बहुत ज्यादा करती है, पर अपने उनके व्यक्तिगत राजनीतिक जो आचरण है उसमें, उनकी सरकार की जो व्यक्तिगत आचरण है और उनकी पार्टी का जो पॉलिटिकल जो रवैया रहा है, वैचारिक जो रवैया रहा है, उसमें नैतिकता की बूंद मात्र आपको नहीं दिखती। देखिए, यहाँ मैं चुनाव आयोग या भाजपा का पक्ष के मैं बात नहीं करूंगा। भाजपा और चुनाव आयोग पर सैकड़ों सवाल, हजारों सवाल है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने मतलब चुनाव आयोग जो है सर्टिफाइड, वो भाजपा जो, लेकिन ये बड़ी हैरानी वाली बात नहीं है केतन जी कि अब आज आप जो बात बोल रहे हैं कि भाई ये खींच है, ये एग्जिट होने की कहीं ना कहीं उनको समझ में आ रहा है, उसकी चिड़चिड़ाहट है। ये वही कांग्रेस है जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो सब एक साथ होता है, इंडी गठबंधन, और सब एक साथ बोलते हैं। लेकिन जब बात बंगाल विधानसभा की आई तो चाहे जो भी कमियां बंगाल सरकार में हो, ममता बनर्जी में हो, उस पर खुलकर कांग्रेस ने बोला है और कहा तो ये भी जा रहा है कि ये भी एक बड़ी वजह है कि सीधे सीधे जो है ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाया है कांग्रेस ने भी। जी देखिए, पहले तो मैं आपकी जानकारी को दुरुस्त कर देता हूं। एक नैरेटिव और एक फॉल्स नैरेटिव किया गया है कि हमारा अलायंस था। 2011 के विधानसभा चुनाव के बाद कभी भी तृणमूल कांग्रेस के साथ कांग्रेस का कोई चुनावी गठबंधन, कांग्रेस का नहीं, मैं इंडी गठबंधन की बात कर रही हूँ। मैं इंडी गठबंधन की बात कर रही हूँ। वो एक प्लेटफॉर्म है, मैं आपको बताऊं। किस तरह का प्लेटफॉर्म? लोकसभा में या सदनों में जब आप बैठते हैं तो सदनों में या तो आप पक्ष में बैठते हैं या तो आप विपक्ष में बैठते हैं। आप विपक्ष का जो एक प्लेटफॉर्म है, आप विपक्ष की तरफ बैठते हैं या फिर विपक्ष के एक
एक उसका एक पोडियम का हिस्सा है, इसका मतलब आपका अलायंस नहीं होता है। वो विपक्ष का एक फ्लोर मैनेजमेंट एक अलग चीज ठीक होती है, है। अलायंस उसके नहीं फ्लोर होता है, मैनेजमेंट के कहा साथ- उसे इंडी फ्लोर गठबंधन ही मैनेजमेंट के कहा साथ जाता है। राजनीतिक अलायंस का कोई संबंध नहीं होता है, इंडी क्योंकि हम भी गठबंधन ही कहा जाता विपक्ष की है। एक पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस भी विपक्ष की एक पार्टी है, इसलिए हमें ये बाय डिफॉल्ट एक तरफ बैठना पड़ता है संसद में। एक जब विपक्ष की जो फ्लोर कोऑर्डिनेशन की कोई मीटिंग होती है, वहां एक साथ बैठना पड़ता है। इसमें कोई ये हमेशा से मतलब होते आया साथ है। नहीं होते बहुत सी ऐसी पार्टियां मतलब हैं वो जो साथ सरकार में नहीं है। हो मैं सकती इसको ऐसे समझ जाती हूँ कि वो साथ नहीं है। मैंने कभी भी आप बंगाल मुझे चुनाव में बताइए, अलायंस की बात नहीं 2011 की। के बाद किस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का मैंने इंडी गठबंधन हुआ या गठबंधन साथ लोकसभा चुनाव चुनाव लड़ी? की किसी बात चुनाव कही में है भाई, सब एक साथ आ जाते हैं कि विपक्ष इस कहाँ ये एक साथ कोशिश रहते कर हैं? रहा है चाहे 42 कि भाई 42 हमें हराना है किसी लोग- भी तरह एनडीए को। मैं विपक्ष की मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रही हूँ, इसे समझिए। आप कहीं और जा रहे हैं। आप मैं पुनः आपसे सवाल करता हूं, आप मुझे बताइए 42 के 42 लोकसभा सीट भाजपा तो, अरे तृणमूल कांग्रेस अरे तो भाई बंगाल सब की साथ पार्टी है, में लड़ रहे 42 थे, क्या लोकसभा बात सीटें करें हैं। इंडी गठबंधन की आप 42 बात की करते हैं। 42 चलिए टीएमसी से मैं आऊंगी, मैं रुक करूंगी केतन जी। 42 सीटों पर तृणमूल अपने प्रत्याशी उतारती है बंगाल में, तो कहाँ किस प्रकार के अलायंस है, ये मुझे समझ में नहीं आती, इलॉजिकल यही तो बात मेरा है भी ये। सवाल था। चलिए सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित मेहरोत्रा टीएमसी की तरफ से जुड़े हैं, उनका जुड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इंतजार भी मैं उसी का कर रही थी। और साथ ही साथ मोहम्मद अमीन, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुक कर लेती हूँ। अमीन साहब, बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर आपका। कल टीएमसी ने एक बड़ा आरोप भी लगाया। टीएमसी ने कहा कि भाई यहाँ पर स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ हो रही है। उसके बाद टीएमसी के आरोप में कोई सच्चाई नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के अधिकारी ने कहा है। आप बताएंगे ज़रा किस तरीके की प्रक्रिया होती है चुनाव होने के बाद, किस तरीके से ईवीएम को रखा जाता है, पूरा ज़रा समझाएंगे। श्रद्धा जी, मैं डायरेक्टर के साथ साथ में चुनाव आयोग में मैं ऑब्जर्वर भी रहा हूँ, काउंटिंग का भी ऑब्जर्वर रहा हूँ और पोलिंग का भी रहा हूँ। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो प्रक्रिया है आपके दर्शकों को, आपके पार्टिसिपेंट को, सभी को, देश के नागरिकों को ये बताना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन कभी कोई बेईमानी नहीं करता है। नंबर 1, उसका काम सीधा, शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक इलेक्शन कराना है और हर चीज को ऑन रिकॉर्ड होता है। ऐसा नहीं कोई चीज रिकॉर्डेड नहीं है। आप देखिए कि जिस दिन पोलिंग हो रही होती है, पोलिंग की हर चीज की रिकॉर्डिंग होती है, वहां पे सबके, हर पार्टी का पोलिंग एजेंट वहां बैठता है। शाम को उसको 17A फॉर्म दे देते हैं कि कितने वोट किसने डाले और कितने वोट पड़े इस पोलिंग स्टेशन के ऊपर। और हर पार्टी का जो एजेंट होता है वो साइन करता है प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद सारी जो ईवीएम मशीनें हैं वो ड्राइंग रूम में रख दी जाती है, जाकर स्ट्रांग रूम में। स्ट्रांग रूम में रखने के बाद सब पे जो ताला लगता है उस पर भी जो एजेंट्स होते हैं हर पार्टी का, इवन इंडिपेंडेंट भी होता है एजेंट, तब भी वो उसके साइन होते हैं। और उसके बाद उसको लॉक कर दिया जाता है। 3 टायर हमारी जो होती है आपकी सिक्योरिटी होती है, यानी फर्स्ट रो में आफ्टर स्ट्रांग रूम आपको मिलेगा हमारा सेंट्रल फोर्सेस का, उसके बाद स्टेट फोर्सेस का, रिजर्व का, और उसके बाद स्टेट पुलिस का होता है। तो और इस एरिया का लगे होते हैं सीसीटीवी कैमरे, और स्क्रीन पर कोई जाता आता भी तब भी दिखाई देता है, रिकॉर्ड होता है वो भी दिखाई देता है। और ये कहना कि वहां पर कल जो फिल्म दिखाई गई, झूठा दिखाया गया प्रचार, उसमें कुछ नहीं था। सवाल ये था कि जो 7 हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उनके जो हमारे जो बैलेट बाई डाक आते हैं बाहर से, बाई पोस्टल बैलेट जो बोलते हैं, वो आए थे, उनको रखने के लिए सॉर्ट आउट करके हर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ अलग अलग करना था। इसकी सूचना हर पार्टी के पदाधिकारी को दे दी गई थी, ऑफिशियली भी, व्हाट्सएप भी, फोन से भी। और ये कहना कि उनको नहीं मिला, बल्कि टीएमसी का जो एजेंट था वो 5 बजे आया, जबकि मीटिंग शुरू होनी थी 4 बजे। तो इनकी वजह से कोई काम तो रुकेगा नहीं। अगर हमारे 2 भी एजेंट आ जाते हैं तो उनके हम साइन करा के विटनेस के तौर पे काम शुरू कर देते हैं। इलेक्शन कमीशन का काम रात दिन चलता है, कभी रुकता नहीं है। और इसको इन्होंने इतना बाउंडर मचाया। जहां तक सवाल है ममता बनर्जी का, ठीक है मुख्यमंत्री होंगी, लेकिन इस वक्त वो असेंबली की एक मेंबर है, कंटेस्टेंट। तो अगर चाहे हमारा इंडिपेंडेंट हो, वो उसकी भी हैसियत है जितनी आज ममता जी की है। तो उनको ये इल्जाम लगाना है बार बार, मुझे नहीं लगता या तो हार रही है या जीत रही है, मुझे नहीं कुछ पता है, ये तो इलेक्शन 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये इस तरह की बातें की ये उचित नहीं है। और इलेक्शन कमीशन के लिए आपको याद होगा पहली बार ये इलेक्शन हारी थी वहां से अपना असेंबली का, पिछले इलेक्शन में, तो तब भी उन्होंने यही कहा था कि ये मोदी कमीशन है, शाह कमीशन है। जबकि इलेक्शन कमीशन ने अपना काम किया और ये वहां हारी। उसके बाद जब बाई इलेक्शन हुए, आप रिकलेक्ट करिएगा, तो बाई इलेक्शन में जीत गई थी। उसके बाद से इन्होंने 4 साल अपना मुंह नहीं खोला ममता बनर्जी ने कि इलेक्शन कमीशन खराब है। अब 6 महीने से पिछले SIR से बाद से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक की बात गुहार लगा ली। आपको बताएं कि कल भी ये इनके हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है
कि जो ऑब्जर्वर हैं वो कहीं के भी हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, इसके कहने के लिए आपके वजह से काम नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन का काम है आरपी एक्ट के तहत, संविधान के तहत सफल, सुचारू से शांतिपूर्ण मतदान कराना। आप बताइए, पिछली इलेक्शन में 40 इसी बंगाल में मौतें हुई थी और अब की बार कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, इसकी तो इलेक्शन कमीशन को बधाई भी दी गई कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ। बम्पर वोटिंग इस बार बंगाल में देखने को मिली है। टीएमसी की जो स्पोक्स पर्सन थी उसने कहा एसआईआर की तारीफ की, लेकिन इन लोगों को है परेशानी। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार इलेक्शन कमीशन पर जो है वो कहीं ना कहीं आरोप, बीजेपी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन काम करता है, जबकि जो आपने बताया कि किस तरीके से पूरी प्रक्रिया होती है, और हम भी यही बात कह रहे हैं कि वो स्ट्रांग रूम है, उसमें कई लेयर्स होंगी, वहां पर इस तरीके से कोई छेड़छाड़ होना लगभग नामुमकिन है। उनको भी अधिकार नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आपने बताया कि किस तरीके से काम होता है, और हमारे साथ लगातार और भी मेहमान जो हैं वो भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख करना चाहूँगी। बीजेपी का मैं रुख कर लेती हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि अब जिस तरीके से ये अभी बताया है पूर्व डायरेक्टर ने, इलेक्शन कमीशन के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर ने, कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, और ये आरोप अब पिछले कुछ समय से इलेक्शन कमीशन पर लगते आए हैं कि बीजेपी के इशारों पर काम किया जाता है, तो क्या पहले से ही एक पिच तैयार की जा रही है कि 4 मई को जो नतीजे आएंगे उसका ठीकरा कहाँ फोड़ना है? बिल्कुल श्रद्धा जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, और जो पूर्व चुनाव आयोग के अधिकारी ने जो बातें रखी है, मैं उनकी बातों से भी सहमत हूँ कि जो 4 तारीख को रिजल्ट आने वाली है, मुख्यमंत्री की इस बार चुनाव हारने वाली है, तो कम से कम कुछ तो चाहिए ना मुझे रोने के लिए कि हाँ स्ट्रांग रूम में मशीन चेंज कर दी गई, बंगाल की जनता ने मुझे वोट दिया, लेकिन इसी के बीजेपी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन ने मशीन चेंज करवा दिया, तो वगैरह वगैरह जो भी है, तो रोने के लिए कुछ चाहिए। उनके कार्यकर्ता भी, देखिए बंगाल की जनता ने स्पष्ट बता दिया है कि हमें परिवर्तन चाहिए, और बंगाल में परिवर्तन के रूप में भाजपा की सरकार चाहिए, और वो कैद हो चुका है, वो ईवीएम में कैद हो चुका है, जनता का क्या निर्णय है वो कैद हो चुका है। सुमित मेहरोत्रा जुड़ चुके हैं, कुशल जी मैं एक बार फिर रुक करूंगी क्योंकि उनसे मैं उन सुमित जी का भी रुक करूंगी, और केतन जी आपको क्या लगता है, क्या सेम आपको भी लगता है कि ममता बनर्जी की जो कुर्सी है अब वो डगमगाई हुई है, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, और उसी के डर से, वही हार के डर से जो एग्जिट पोल आया है उसके नतीजों को देखकर वो उनकी खीज है, चिड़चिड़ाहट है, जो इस तरीके से निकली, जो पूरा बवाल हुआ, जो तमाम आरोप उन्होंने लगाए, और कई बार ऐसा चेहरा देखने को मिला है उनका? जैसा कि मैंने इसके पहले भी बताया कि उनके बॉडी लैंग्वेज से, और कल जो एक बवंडर तैयार किया गया एक आर्टिफिशियल, वो उसको देखते हुए ऐसी चीज जरूर लगता है कि तृणमूल कांग्रेस के मन में एक आशंका तो है। और जो ऐसा हमने जनता का भी मूड देखा है कि बंगाल में जो सरकार है जिसे एंटी इनकम्बेंसी कहती है, तो एक भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है। अब 5 लोगों से पूछिएगा तो 4 लोग सरकार के विपक्ष में ही बात करेंगे, जो आम जनता की बात है। और वोटों भी जब पड़ेंगे उसमें भी आप देख लीजिएगा कि सरकार के पक्ष में जितने वोट पड़े हैं उससे ज्यादा वोट सरकार के विपक्ष में पड़े हैं। हो सकता है वो अलग अलग पार्टियों को पड़े हो, एक को न पड़े हो, बट सरकार को अगर 4 वोट पड़ा है तो विपक्ष को 6 वोट पड़ा है। अब मैं आता हूँ तृणमूल की जो एलिगेशन है उस पर। देखिए भाजपा और एजेंसी जो है चुनाव आयोग, ये एक सर्टिफाइड वोट चोर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मगर मैं जब तृणमूल की नैतिकता की बात करता हूँ तो जो लोग बंगाल में यहाँ पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव को जानते हैं या समझते हैं, उनको इस चीज का आइडिया होगा कि यहाँ पंचायत और जो म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव होते हैं, जो स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं, उसमें चुनाव होता ही नहीं है। वो पूरा सरकार जिसे चाहती है, वो पार्टियां जिसे चाहती है, उसमें पूरा सरकार का तंत्र और लोकल पुलिस ही होती है। लोकल पुलिस और तृणमूल के काडर में यहाँ कोई फर्क नहीं है। उसमें आपको नॉमिनेशन नहीं देने दिया जाता है, आपको चुनाव में लोगों को वोट नहीं देने दिया जाता है। अगर उसके बावजूद भी आप किसी प्रकार से जीत गए तो आपका सर्टिफिकेट फाड़ के फेंक कर दूसरे को सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ऐसी जो एक राज्य सरकार जो पंचायत के चुनाव कराती है वो दूसरे से नैतिकता की अपेक्षा रखती है। तो मेरा यह कहना है कि यहाँ तृणमूल और भाजपा दोनों ही जो है इसमें बेईमान है, दोनों में किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, दोनों में ही निष्पक्षता का कमी है, नैतिकता की कमी है। तो मतलब अगर कि 4 तारीख को नतीजे जो एग्जिट पोल के हिसाब से तो कांग्रेस के पक्ष में भी कहीं से कहीं तक नहीं है, और वो एग्जैक्ट पोल में अगर तब्दील होते हैं, वो जो एग्जिट पोल है अगर वो एग्जैक्ट रिजल्ट होता है, तो आप तब इस बात को कहेंगे जो टीएमसी अब कह रही है कि भाई वहां पर स्ट्रांग रूम से छेड़छाड़ की गई और तमाम आरोप जो लगा रहे हैं जिसे इलेक्शन कमीशन ने सिरे से खारिज कर दिया है?
जी, अगर आपके एलिगेशन में कुछ एविडेंशियल है तो देखिए, एविडेंसेस को या फैक्ट को, तथ्यों को आप गलत नहीं कर सकते। नहीं, वही मैं पूछ रही थी। चलिए मैं एक बात जी किसी के भी है। केतन जी, मैं रुक करती हूँ, जरा टीएमसी का रुक कर लेती हूँ। सुमित मेहरोत्रा जुड़े हुए हैं। सुमित जी, स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर आपका। मैं जानना चाहूंगी कि कल रात जो भी बवाल हुआ, 4 घंटे बंगाल की मुख्यमंत्री स्ट्रांग रूम में रहती हैं, बहुत कई बार उन्होंने पद की गरिमा का ख्याल ऐसे बात कही है, लेकिन उनकी पद की भी एक गरिमा है। एक मुख्यमंत्री स्ट्रांग रूम में 4 घंटे बैठे रहती हैं, आरोप लगाती हैं इलेक्शन कमीशन पर। ये एग्जिट पोल के नतीजों के बाद हार का डर है, या फिर लगता है कि नहीं नहीं, निगरानी करनी बहुत जरूरी है और खुद मुख्यमंत्री उसकी निगरानी करेंगी? देखिए, जो वीडियो सामने आई है उसे आप झुठला तो सकते नहीं कि स्ट्रांग रूम में जिस तरीके से बैलेट पेपर के संग में छेड़छाड़ हो रही है, क्या वो वीडियोस गलत है? मुझे आप बता दीजिए। अगर वो वीडियोस गलत है, वो अंदर आदमी क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी तो ये शुरुआत से कहेगी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ईएसआई जो चुनाव आयोग है वो भी कहेगा साहब ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन के पूरे देश में काम कर रहा है, ये जग जाहिर है। और अगर हम वोट की जो जिस तरीके से गड़बड़ी उसे रोकने के लिए अगर हम लोग जो पूरा प्रयास कर रहे हैं, हमेशा यही बात करते हो। अभी कल को टीएमसी की सरकार बन जाए, 4 तारीख को नतीजे उलट आए, तो देखिए आप लोग कहते हुए नजर आएंगे कि देखो एग्जिट पोल देखो सही नहीं थे। श्रद्धा जी, इस चीज को आप समझिए। अगर वोट चोरी हो रही है तो उसे रोका जाएगा, नहीं रोका जाएगा? आप मुझे बताइए। ये लोग माहिर हैं। आप कहीं अरे तो फिर तो उस हिसाब से चुनाव ही नहीं होने चाहिए। अगर इतना आप लोग हर बात पर, और जहां जहां चाहे कांग्रेस की सरकार बने, 2021 में टीएमसी की फिर सरकार बनी, एग्जिट पोल भी आप लोगों के हिसाब से आया तो सब सही चल रहा था। इससे पहले किसी चुनाव में ममता बनर्जी ऐसे बाहर निकलती हुई नजर नहीं आई, क्योंकि बम्पर वोटिंग हुई है सर, इसको तो समझिए। अगर बैलेट नहीं कर सकते हैं, देखिए कर सकते हैं ये लोग, क्योंकि पूरी सत्ता इनके और अगर पास जीत है, गई, और अगर टीएमसी जीत गई तो, और अगर टीएमसी जीत गई तो हम रखवाली कर रहे हैं ना। श्रद्धा जी, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हम लोग रखवाली कर रहे हैं और तो चिट भी अपनी पट भी अपनी। हार गए तो आप रखवाली नहीं कर पाए। अगर आप लोग हार गए, टीएमसी हार गई तो रखवाली नहीं कर पाई। आप हार और जीत क्यों? अरे आप इसमें हार और जीत से क्या मतलब है सर? यहाँ पे पूरा मामला ही हार और जीत का है ना। यहाँ तो पूरा मामला ही हार और जीत का है। यानी कि अरे आप तो पहले से ही उसे भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हो, ठीक है। अरे हम कौन होते हैं जिताने वाले? एक सेकंड सुनिए सुमित जी, हम कौन होते हैं जिताने वाले? ये मीडिया पे सवाल क्यों? भाई जिताने वाली जनता है, जनता ने अपना वोट कास्ट कर दिया और हमेशा से करती आई। भाई 3 टर्म तो रही है ना अभी तक सरकार टीएमसी की है। जनता का वोट चोरी होगा तो कौन देखेगा? और अगर 4 तारीख को रिजल्ट आए, ममता बनर्जी श्रद्धा जी फिर से सीएम बन रही है, ऐसा नतीजे आए हैं, तो आप लोगों ने न्यूज पे क्यों चलाया कि उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है? अगर ऐसा कुछ नहीं है तो न्यूज चैनल वाले क्यों चला रहे हैं? गड़बड़ी नहीं है, मत चला दिए आप लोग। अरे सुनिए सर, जो खबर आएगी ना, इलेक्शन कमीशन ने साफ इनकार किया है ऐसा कुछ नहीं है, तो हमारे पास यही खबर आएगी, यही चलाएंगे। अपने मन से कोई न्यूज चैनल कोई खबर नहीं चलाता, जो खबर होती है वही चलाई जाती है। आप खुद ही अपनी चिट अपनी पट अपनी वाली बात कर रहे हैं सर। मैं ये कह रही हूं कि अगर 4 तारीख को एग्जिट पोल के उलट नतीजे आ जाते हैं, ठीक है, आपकी सरकार फिर से बन जाती है, फिर आप क्या जवाब देंगे? फिर क्या जवाब होगा? यानी कि फिर मतलब वो वोट चोरी नहीं कर पाए। यही जवाब होगा हम लोग। नहीं, बिल्कुल कायदे वाली बात है, ये तो चोर हैं। और जहां जहां चाहे कांग्रेस की सरकार बने, चाहे किसी और की सरकार बने, टीएमसी की सरकार बने, वहां सब ठीक है। और लेकिन जैसे ही हम हारे तो ईवीएम वो बेचारी रोती रहती है कोने में पड़ी हुई कि सारा ठीक रहा उस पर। बताइए श्रद्धा जी एक बात ये बताइए, क्या इन्होंने हरियाणा में नहीं करी, महाराष्ट्र में नहीं करी, कहां नहीं करी? कौन से सबूत आप लोगों ने दे दिए? कितना बवाल हुआ बिहार इलेक्शन के समय, एसआईआर को लेकर बवाल हुआ। बताइए, घुसपैठियों के वोट पर अगर सवाल उठता है तो आप लोग तिल मिला जाते हैं कि क्यों भाई? एसआईआर में नहीं मिल पाया ना कुछ उनका। यानी कि आप ये कह रही हैं भारतीय जनता पार्टी को हम फ्री होल्ड देते हैं, पूरी जमीन देते हैं, खेलते रहिए, आपको चोरी करनी आप चोरी करते रहिए। तो यानी आप जनता, सर सुनिए, ऐसे तो जनता पर सवाल उठाए जा रहे हैं ना, आप समझ नहीं, ऐसे तो आप जनता पर सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, उसके अंदर लोग क्या कर रहे थे? अच्छा, स्ट्रांग रूम में लोग क्या कर रहे हैं? अगर निगरानी होती है, लोग क्या कर रहे हैं? उस पर देखिए, बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहना है कि कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया है, टीएमसी के आरोप गलत है, कोई उसमें सच्चाई नहीं है। तो यहाँ तो प्रूफ करने वाली बात है ना, आप वहां बात करेंगे। मैं लेकिन एक आपसे बहुत जायज बात कर रही हूँ सर, कि आप मुझे बताइए कि अगर इसके उलट नतीजे आते हैं, आप श्रद्धा जी इस चीज को समझिए। चुनाव आयोग ने कभी यह कहा है कि आप लोगों के वोट नहीं कटे हैं, जीवित लोग उसमें नहीं है,
ये तो बनाई हुई चीजें चल रही हैं चुनाव आयोग की। ठीक है, हम लोग तो कह रहे हैं 3 तारीख तक सबको खुश होने दिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत खुश होने, 200 पार 4 को आप ही की सरकार बन रही है ना सर? इन्हें 3 तारीख तक इन्हें खुश होने नहीं दीजिए। तो सर 4 को आप ही की सरकार बन रही है, बिल्कुल पूर्ण रूप से आप लोग खुश रहिए ना, फिर मैं तो कह रही हूँ, फिर तो आप लोग खुश रहिए, फिर तो परेशान होने वाली बिल्कुल बात ही नहीं है ना सर। जब आप ही की सरकार बन रही है तो काहे की खींच, किस बात की चिड़चिड़ाहट जो है भाई? कुशल पांडे जी आप बताइए, वोट चोरी आप लोग कर लेते हैं, सारा चुनाव आयोग आप लोग अपने हिसाब से चलाते हैं, हर जगह आप लोग जीत रहे हैं, तो भाई वोट चोरी का जो ये मुद्दा है ये आप 4 तारीख को भी सुनाई देगा। वोट चोरी करने दें, बताइए कुशल पांडे जी। जनता पार्टी को वोट चोरी करने दें, आपका कहने का मतलब यही है ना? नहीं, कुशल भाई क्या बताएंगे? कुशल भाई तो ये कह देंगे हम तो चोरी करेंगे, और जबकि इनकी सीएम ने रेखा गुप्ता ये कह चुकी कि भैया 60 साल तक कांग्रेस ने चोरी करी थी और हम हर चुनाव में आकर के चोरी करेंगे। अब हम चोरी करेंगे, रेखा गुप्ता के बयान है जवाब दीजिए सीएम के। तो चोरी का ये तो चोरी करते हैं ना, इनकी सीएम कह रही है अनम्यूट करके प्लीज जवाब दीजिए कुशल जी। नहीं, चोरों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कह रहा हूं कि आपका क्वेश्चन मैं सुन नहीं पाया, कह रहे थे। मेरा सवाल ये है कि वो कह रहे हैं बीजेपी तो वोट चोरी करके जीतती है। भाई आप लोग जहां जहां जीते हैं, जितनी बार जीते हैं, आपका सीधा फंडा है वोट चोरी करेंगे और जीत जाएंगे। लेकिन मेरा उनसे सवाल ये था कि 4 मई को अगर मान लीजिए टीएमसी की सरकार फिर से बन जा रही है, फिर क्या जवाब होगा? लेकिन उनका आरोप है फिर से कि आप वोट चोरी करते हैं, वो सीसीटीवी फुटेज भी आया, आपका उस पर क्या जवाब है? देखिए, चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है, चैनल में भी, आपके चैनल में भी अभी चल रहा था कि अंदर कोई भी बाहरी आदमी नहीं थे, अंदर कोई भी बाहरी आदमी नहीं थे, तो आरोप लग रहा है एकदम स्पष्ट झूठ और बेबुनियादी है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो भी मंत्री हैं और मुख्यमंत्री को ये आरोप लगा रही है, आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। ये सिर्फ और सिर्फ 4 तारीख की तैयारी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, 4 तारीख की हार की तैयारी है। हार के बाद हमें कैसे चुनाव पर कैसे कुशल पांडे जी, ये ना तो हताशा है ना डर है। आप वोट चोरी करते हो, उसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। आप लोग वोट चोरी करते हैं, कुशल भाई सही बता दिए, वो लोग स्ट्रांग रूम में क्या कर रहे थे? जो लोग थे स्ट्रांग रूम में क्या कर रहे थे? कुशल भाई आप लोग स्ट्रांग रूम में क्या कर रहे थे? वोट चोरी करने गए थे, बैलेट पेपर को चोरी करने गए थे। अरे भाई चोर हो ना, ये मान लो तो अरे भाई चोरी का जो वो भी असर करता है, क्योंकि पूरे लेकिन सुमित जी, कांग्रेस का भी सेम आरोप है आप पर। कांग्रेस भले वोट चोरी की बात करती हो, लेकिन आरोप सेम है। सुमित जी, अभी केतन जी ने कहा कि ये हार की ही निराशा है, हार का डर है। कांग्रेस भी आपकी तरह वोट चोरी की बात करती है, कहती है सीधे सीधे। बीजेपी ने तो भाई चुनाव आयोग तो बीजेपी के हिसाब से चलता है, लेकिन अभी केतन जी ने थोड़ी देर पहले यही कहा कि जो टीएमसी ने जो बवाल किया है वो कहीं ना कहीं हार का डर है टीएमसी को, यही वजह है। इसी तरह की बॉडी लैंग्वेज टीएमसी की नजर आ रही है। देखिए केतन भाई, 3 में ना 13 में वो बातें करते हैं, कोई वो नहीं, हमारे भाई हैं और अच्छी बात है, विपक्ष में है, ये ठीक है, आवाज उठाना इनका काम है कि हमारे लिए तो बोलना, और हम इनकी बातों का कोई बुरा नहीं मानते, ठीक है, इन्हें कहने दीजिए। पर वहाँ की जनता सब समझती है क्या होता है। जिस तरीके से चुनाव आयोग के माध्यम से वोट चोरी करने का काम चल रहा था, जो फुटेज आई है, हम लोग उसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी के लिए कि उस चीज को नहीं होना चाहिए। स्ट्रांग रूम के अंदर तब तक जब तक कोई चीज मत पेटी खुल नहीं जाती, तब तक कौन अंदर जाएगा? सीसीटीवी लगे हुए हैं, आप जो व्यक्ति अंदर दिखाई पड़ रहे हैं उसे आप झुटला नहीं सकते हैं। ये नहीं कह सकते वो लोग अंदर गए हैं, क्यों गए हैं? आपने क्यों अंदर जाने दिया किसी एक व्यक्ति को? क्यों? वोट चोरी करने के लिए? हमारा यही सवाल है। मुझे बताइए श्रद्धा जी, वो व्यक्ति जो अंदर 4-5 लोग अंदर दिखाई पड़ रहे हैं, क्या भूत प्रेत हैं? अभी पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े थे, अभी वो नहीं है हमारे साथ, नहीं तो मैं सीधे सीधे ये सवाल उन्हीं की तरफ रखती कि आप इसका जवाब दें, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये प्रक्रिया किस तरीके से काम करती है। लेकिन कुशल जी, मैं आपसे पूछ लेती हूँ, जो एक कह रहे हैं कि वहां पर अंदर लोग दिखाई दे रहे थे, वो क्यों थे? उसके बाद ममता बनर्जी वहां अंदर गई, निगरानी में वो 4 घंटे बैठी रही। लेकिन ये सवाल घूम फिर के हर इलेक्शन में, इलेक्शन के नतीजों से पहले ये शुरू हो जाता है वोट चोरी का, कि भाई बीजेपी तो वोट चोरी कर रही है और इलेक्शन कमीशन उसके इशारों पर काम करती है। तो ये एक बड़ा सवाल है, ये दाग तो हटाना पड़ेगा ना कुशल जी अपने माथे से, अगर ऐसा कुछ नहीं है। ये कहावत कहा गया है कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। तो ये आरोप तृणमूल कांग्रेस लगा रही है, आरोप बेबुनियाद है। कांग्रेस भी
बिहार के चुनाव में आरोप लगा रहे थे कि वोट चोरी करनी भाई महाराष्ट्र में चोरी करी, जब वहां पे लोग चुनाव करके भाग गए। लेकिन बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद किसी ने सवाल को नहीं उठाया था, इतना मैं बता दूं। ये उस टाइम पे ईवीएम की भी बात नहीं की थी, जबकि हम तो इंतजार कर रहे थे कि ईवीएम की बात आएगी। और अगर पक्ष में नतीजे आते हैं बीजेपी के 4 को, कुशल भाई बैठे हैं, हम तो ये चाहते हैं देश में प्रधानमंत्री का इतना वाला डंका बज रहा है तो बैलेट से करा दीजिए, ईवीएम हटा दीजिए। विदेशों में जहां से लॉन्चिंग कांग्रेस लेकर के आई थी, जहां से लेकर के आई थी, वहां पे भी आज भी नहीं होता है विदेशों में चुनाव ईवीएम से। आप बैलेट पे करा लीजिए चुनाव, पता लग जाएगा दूध का पानी का पानी। हम तो कहते हैं ना हमारी गाड़ी को मेल की मुलाकात कीजिए, उनके ऊपर उनके पास अपना अगर आप चुनाव जीतते आ रहे थे 2016, 2021, 2011, 2024, तब तो आपने ईवीएम के ऊपर में आरोप लगाया है। तब बिल्कुल क्योंकि चल चुका है कि आप बाहर चुके हैं, रोहिंग्या वोटर कर चुके हैं, बांग्लादेशी वोटर कर चुके हैं, मृत्यु वोटर कर चुके हैं। नहीं तो पड़ोसी के पिताजी गुजर जाते थे, 5 साल बाद आते थे वोट डाल करके, फिर 5 साल बाद आते थे वोट डालने के लिए। ये फॉल्स वोटिंग का जो क्रियाकलाप खत्म हो चुका है, इसलिए सब पड़े हुए हैं। तब चिंता न कीजिए, 4 तारीख को रिजल्ट आने दीजिए। जिस तरह से आप लोगों ने भाजपा की कार्यकर्ताओं के ऊपर में डंडा उतारा है, मौत के घाट उतारा था, हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। लेकिन एक बात तो माननी होगी सुमित जी, एसआईआर की बात हो तो ममता बनर्जी बौखलाई नजर आती हैं, कुछ भी बात हो तो बड़ी जल्दी बौखलाती है। सीबीआई पहुंचे तो उनको बुरा लग जाता है, आईपैक की बात हो तो वो लेने पहुंच जाती हैं फाइल, वो हरी फाइल जो है उसको लेने पहुंच जाती हैं। आप समझने की कोशिश करेंगे ऐसा कोई मुख्यमंत्री करे नहीं। श्रद्धा जी, आईपैक की आपने बात करी तो आईपीएफ के डायरेक्टर को चुनाव 29 तारीख को समापन हुआ है और उन्हें सरकार ने बेल दे दी। क्यों दे दी? अगर वो आरोपी नहीं थे, आरोपी थे तो उन्हें क्यों आपने बेल दे दी? आरोपी थे ही नहीं। बेल किसने दी? बेल किसने दी? बेल किसने दी सर? बेल किसने दी मैं ये पूछ रही हूँ। कोर्ट से मिलेगी ना बेल? तो जी कोर्ट से मिलेगी ना सर बेल। मैं एक बार केतन जी का रुख कर लेती हूँ, बहुत देर से शांत बैठे हैं। केतन जी, इस बार के जो इलेक्शन हुए कांग्रेस ने काफी कुछ कहा और सबसे बड़ी बात कि वहां पर एक कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई और राहुल गांधी ने भी इस पर जमकर बोला कि टीएमसी की एक गुंडागर्दी है। टीएमसी को पर सीधे सीधे इस बात का आरोप लगाया गया, यानी कि ये बात तो कांग्रेस भी उठाती रही है कि वहां पर कुशासन है, वहां पर गुंडागर्दी चलती है। ये बात साफ तौर पर कांग्रेस ने भी मंच से कही है, राहुल गांधी ने एक मंच से कही है। देखिए, जो बात सच है वो बात तो लोग कहेंगे। वो हमारे यहाँ अधीर रंजन चौधरी जी भी बराबर इस सरकार के अन्याय, इस सरकार के अत्याचार के खिलाफ बोलते रहे हैं। राहुल जी भी जब यहाँ चुनाव प्रचार में आए तो राहुल जी ने भी उस सच्चाई को बयां किया। हमारे कार्यकर्ता आसनसोल में देवदीप चटर्जी, उनकी हत्या कर दी गई तृणमूल के गुंडों। ये गुंडों का ये जो गुंडागर्दी है, ये आज हो सकता है आप लोग दिल्ली से चुनाव कवर करने के लिए बंगाल पे थोड़ा ज्यादा फोकस है आप लोग का, पर हम लोग जो यहाँ रहते हैं या फिर यहाँ की जो मीडिया है, तो यहाँ ये गुंडागर्दी कह लीजिए, ये जो एक तानाशाही कह लीजिए, यहाँ पंचायत और नगर पालिका के चुनाव में जो वोटों की लूट कह लीजिए, ये यहाँ का मतलब ये 12 महीने का यहाँ कारोबार है। ये इससे हम एकदम आप इस चीज को हम स्वाभाविक मान के न्यू नॉर्मल हो गया है। हमें पता ही है कि लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसमें इलेक्शन होगा और पंचायत और निकाय के जो चुनाव होंगे उसमें सिलेक्शन होगा। उसमें सरकार या रूलिंग पार्टी जिसे चाहेगी वही जीतेगा। अब मैं बड़ा आरोप लगा रहे हैं केतन जी आप पर, वो कह रहे हैं कि भाई हम तो यहाँ रहते हैं, सब कुछ हमारे सामने रहता है, हमें पता है कि लोकसभा विधानसभा में इलेक्शन और बाकी जो चुनाव होंगे उसमें सिलेक्शन। जी ये बात तो है। अब बात ये है कि इलेक्शन कमीशन की जो, जी सवाल मेरे से किया आपने? मैं सुमित जी से पूछ रही हूँ। केतन जी ने जो बड़ी बात कही है कि लोकसभा विधानसभा में इलेक्शन और बाकी जो नगर निकाय के चुनाव होंगे इसमें सिलेक्शन होता है सीधे सीधे, या पंचायत के चुनाव होंगे उसमें सिलेक्शन होता है सीधे सीधे। मैं इनकी बात का क्या जवाब दूं? इनकी बात का जवाब तो इन्हें इनके राहुल गांधी जी दें कि वो अपने क्षेत्रों में क्या करते हैं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। नहीं तो मतलब इस बात का जवाब तो देंगे ना सर आप। सुन लीजिए श्रद्धा जी, मेरी बात को आप समझ लीजिए कि अभी तक वो बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था, मेरी बात को भी सुन लीजिए। एक कर्नाटक में आक्रांत मचा हुआ है, वहां पे सरकार जाने को है। आप बंगाल की सरकार के लिए कह रहे हैं बंगाल में ऐसा होता है,
जहाँ 3 बार से ये पूरा इन्होंने जोर लगा लिया कांग्रेस ने भी कि हाँ भैया हम लोग हटा ले। तो हम तो कह रहे हैं ना, आपके राहुल गांधी जी आपसे लड़ते थे, चुनाव लड़ते हैं, अच्छी बात है, तब पता चलता है कि किसमें है कितना दम। मैं मना नहीं करता, अच्छी बात है। आप बंगाल में कांग्रेस ने भी लड़ा और कुशल पांडे भाई ने भी लड़ा चुनाव में, तो कह रहे हो बहुत अच्छी बात है, लड़ी है, सबके लिए है। पर जिस तरीके से आप देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश हुआ, गुजरात हो गया, आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म से आपको हटा दिया जाता है, पकड़ के बंद कर दिया जाता है। तो ये हकीकत है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी कोई नॉमिनेशन करने जाता है, उसके घर पे पुलिस भेज दी जाती है कि भैया आप लोगों को फॉर्म नहीं भरना है। चाहे इसका अगर उदाहरण है तो आप देख लीजिएगा, 2027 में भी चुनाव आएगा, तब आपको पता लग जाएगा। और रही बात, अभी हमारे केतन भाई कह रहे हैं, तो मैं इनकी बात का ज्यादा जवाब नहीं, पर हाँ, जो बंगाल का इस समय विषय चल रहा है वोट चोरी का, उसके लिए हम जरूर कहेंगे, चाहे इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कुछ भी कहता रहे कि भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, नहीं, पर वो तो कहेगा कि केतन जी के ने एक जो बड़ा आरोप लगाया उसका जवाब नहीं दिया। केतन जी आप जवाब दे सकते हैं। नहीं, और वो आरोप हमारे कोई गलत नहीं है, मुझे इस बात बता दीजिए। जी देखिए, ऐसा है कि मैंने जो सवाल आपके माध्यम से उठाए थे, हमारे तृणमूल के जो प्रवक्ता है या प्रतिनिधि है उनके द्वारा, उनका एक सीधा सवाल था कि आपने भी इस सवाल को बड़ी सादगी और सीधे तरीके से पूछा कि क्या जो केतन जी या मैं जो सवाल पूछ रहा था वो सही है गलत है। उन्होंने एक बार ही ऐसा नहीं किया कि नहीं हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा कुछ। उन्होंने एक बार भी ये बात नहीं किया कि हमारे यहाँ पंचायत और निकाय के जो चुनाव होते हैं बड़े निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से होते हैं, बल्कि वो रेफरेंस दिखाने लग गए यूपी बिहार। मैं कहता हूँ अगर यूपी में कोई चीज गलत होती है तो वो गलत है, पर बंगाल में ऐसा होगा इसकी तो जरूरी नहीं है। तो आपके सीधे सवाल का अगर वो सीधा जवाब नहीं दे पाए, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि यहाँ निकाय चुनाव, स्थानीय चुनाव जो है बड़े निष्पक्ष और आरोप लगा रहे हैं, आपका काम है, आप लगाते रहिए, आरोप लगाते रहिए। जनता बीसीओ लोग मारे जाते हैं, यहाँ भी पिछले पंचायत चुनाव में बीसीओ लोग मारे गए थे। अरे तो यही तो बीजेपी आपसे कह रही है कि आपका काम आरोप लगाना है, आप लगाते रहिए। चुनाव मैं भी लगा था, किस तरह से चुनाव होता है पश्चिम बंगाल में विधानसभा के बाद में जानता है। हमने तो चुनाव में किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन नहीं माने, हम इसे कोर्ट में लेके जाएंगे। निष्पक्षता की मांग हम सबसे करते हैं, चाहे केंद्रीय चुनाव हमारे नेता चुनाव छोटा हो या बड़ा, और चुनाव इस लोकतंत्र में जितना अभय के माहौल में होगा उतना देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा है। परंतु नैतिकता की जब बात उठती है, मैं बार बार मैं कहता हूं कि अभी जो कमीशन है वो सर्टिफाइड वोट चोर है। उन्होंने कई राज्यों में इस चीज को प्रमाणित किया, हमारे नेताजी ने, हमारे राहुल जी ने कई राज्यों में, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक का बाकायदे डिटेल्स के साथ में किया कि ये वोट चोर है। मगर बात जब तृणमूल कांग्रेस से सवाल उठाती है तो आप अपने गिरबान में, तृणमूल को अपने गिरबान में झांकना होगा कि जो राज्य सरकार की जो इलेक्शन कमीशन है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वह चुनाव, पंचायत और निकाय के चुनाव में कैसी नैतिकता दिखाती है। वहां क्या विपक्ष को स्पेस मिलता है? क्या वहां धांधली नहीं? वहां तो धांधली दूर की बात छोड़िए, वहां तो एकदम वो चलता है, बाहुबल चलता है, वो इसके गुंडों द्वारा डोमिनेशन चलता है, पुलिस खुद मदद करती है, जीते हुए कैंडिडेट का सर्टिफिकेट फाड़ कर हारे हुए तृणमूल के कार्यकर्ताओं को दे दिया जाता है। इस प्रकार के भी होता है। तो बताइए क्या तृणमूल के पास ममता बनर्जी जी के पास ये नैतिक ग्राउंड है सवाल पूछने का? आप एक चीज लेकर के आइए, मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या चीज होती है प्रक्रिया पंचायत चुनाव में। आप कह रहे जीते हुए व्यक्ति का सर्टिफिकेट फाड़ दिया था, कहीं नहीं होता ये आप जो झूठा आरोप लगा रहे हैं पॉपुलेशन पाने के लिए, ठीक है आप करते रहिए, कहीं नहीं होता कि जीते हुए कैंडिडेट का फॉर्म फाड़ दिया जाए, कहीं नहीं होता है जीते हुए सर्टिफिकेट का। हम लोग जीते हुए दादा, हम लोग यहाँ चुनाव लड़े भी हुए हैं, लड़वाए भी हुए हैं, कंट्रोल रूम भी देखा है, आप लड़े हो चुनाव, आपका फॉर्म फटा हो, आप दिखाई दीजिए। मैं कह रहा हूँ आप चुनाव के नाम पर यहाँ मखौल होता है। पंचायत और जो निकाय के चुनाव है, ये चुनाव के नाम पर यहाँ मखौल होता है। कांग्रेस ने ये बड़ा आरोप लगा दिया चुनाव के नाम पर यह मखौल होता है। कुशल पांडे जी क्या कहेंगे? क्योंकि अब तक तो चुनाव आयोग पर सवाल तमाम बातें, लेकिन अब चुनाव के नाम पे मखौल होता है। विधानसभा चुनाव में लूट लिया गया, राहुल गांधी को फाड़ना आता है, गनीमत है कि लोकसभा और विधानसभा में हमारे केंद्रीय जवान होते हैं, 2011 देते हैं वोट देने के लिए। अगर हमारे जवान ना हो तो ये विधानसभा लोकसभा में लूट लिया गया। हत्या कर दिया गया। मैं पूछना चाहूंगा कि अगर बंगाल में कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या की गई है तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, क्या आप दिल्ली में उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे? मैं तो स्पष्ट करता हूँ, मेरे साथ जो कार्यकर्ताओं का आहुति दिया हम लोगों ने, तृणमूल कांग्रेस नहीं जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ये बता सकती है कि अभी
विधानसभा के चुनाव हुई है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मार दिया गया टीएमसी के द्वारा। यही जब 2029 में लोकसभा चुनाव आएगा, यही कांग्रेस, यही टीएमसी, यही उसी बात का मैं जिक्र कर रही थी कि उससे ऑफिशियली उस गठबंधन से टीएमसी बाहर नहीं निकली, भले ही 42 कैंडिडेट्स अपने अकेले जमीन पर उतारे। आप बाकी आप जो लोग भी हैं, मैं आपको किस भाषा में समझाऊं कि 2011 के बाद से मुझे आप लोग ही बता दीजिए ना, यहाँ 3 लोग मेरे अलावा 3 लोग बैठे हैं। इंडी गठबंधन बना 2011 के बाद, केतन जी हम उसकी बात कर रहे हैं, जो इंडी गठबंधन बना उससे ऑफिशियली बाहर भी नहीं हुई, उससे टीएमसी ऑफिशियली बाहर भी नहीं हुई है। ठीक है, अपने दम पर 42 प्रत्याशी उतारे थे मैदान में, आपकी बात को मान लिया, लेकिन ऑफिशियली बाहर भी नहीं। क्या ऑफिशियली अंदर कब आई मुझे बताइए, कोई दस्तावेज? अरे ऑफिशियली उसके मेंबर है। अरे भाई वो तो एक तस्वीर आती है ना, इंडी गठबंधन को लेकर भी कितना बवाल हुआ था। लोकसभा में सेंट्रल लेवल पे एक विपक्ष का एक प्लेटफॉर्म है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है वहां कुछ भी। जैसे आपने बताया कि ऑफिशियली बाहर नहीं निकली, तो आप मुझे ये बताइए कि ऑफिशियली अंदर कब आई? अरे पूरा इसका ऐलान हुआ था बाकायदा। वो बात आप अलग कह सकते हैं कि 42 जो कैंडिडेट्स थे वो अपने अलग से उतारे टीएमसी ने, इस बात को मैं मानती हूँ। कुशल जी, जिस तरीके के एग्जिट पोल आए, आपको क्या लगता है कि इस बार पहली बार बंगाल में क्या बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, और क्या ऐसी वजह आपको स्ट्रांग नजर आती है? देखिए, एकदम एग्जिट पोल में, हर एग्जिट पोल में भाजपा को सरकार दिखा रही है पश्चिम बंगाल में। देखिए, सबसे बड़ा चीज है सरकार परिवर्तन होने का एंटी इनकम्बेंसी। जिस तरह से 15 सालों से लगातार मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ नई नई योजना ला रही थी, लेकिन उस योजना का लाभ बंगाल की जनता को नहीं मिल रहा था। केंद्र सरकार के द्वारा जितनी भी योजना का लाभ बंगाल की जनता को मिलनी चाहिए थे, वो लाभ नहीं मिल रहा था जो अन्य राज्यों में मिलता था भाजपा के, जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है। तो यही कारण है। और महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षित नहीं है पश्चिम बंगाल में, युवाओं के पास रोजगार नहीं है। बंगाल की संस्कार और संस्कृति को ममता बनर्जी धीरे धीरे खत्म करती जा रहे हैं। दुर्गा पूजा इतना बड़ा पूजा है पश्चिम बंगाल का, जिस दुर्गा पूजा का विसर्जन सही तरीके से होना चाहिए, उस दुर्गा पूजा के विसर्जन को रोक दिया जाता है ताजिया निकालने के लिए, कि पहले ताजिया निकलेगा फिर दुर्गा पूजा का विसर्जन होगा। ऐसा हजारों चीज है जिसके वजह से 15 सालों से लगातार बंगाल की जनता मुख्यमंत्री का अत्याचार देखते हुए आ रही है। और जबकि दुर्गा पूजा बंगाल के लिए क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये बात बताने की जरूरत नहीं है कुशल जी कि दुर्गा पूजा बंगाल के लिए क्या है। हालांकि पूरे देश में मां दुर्गा को पूजा जाता है। यही दुर्गा पूजा के उद्घाटन में मुख्यमंत्री मंच पर बैठ करके कलमा पढ़ती हैं, तो क्या बंगाल की जनता नहीं देख रही है? कल यही टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि ममता बनर्जी मां दुर्गा की रूप है, ममता बनर्जी मां दुर्गा की रूप है। मैंने अपने लाइफ में पहली बार देखा है कि मां दुर्गा नमाज पढ़ने जा रही हैं। अगर मुख्यमंत्री मां दुर्गा की रूप है तो ईद में नमाज पढ़ने चली जा रही है। अगर ममता बनर्जी मां दुर्गा की रूप है तो मंच पर बैठ करके कलमा पढ़ रही है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस के लोग हिंदू सनातन धर्म के साथ किस प्रकार से खेलते हैं, ये उनके प्रवक्ता भी और उन मुख्यमंत्री ने ये प्रमाण कर दिया है। सिर्फ बंगाल के हिंदुओं ने ये इसीलिए ठाना है कि बंगाल में परिवर्तन चाहिए। ठीक है, यानी कि एक बड़े कारण है ये लोगों के पास, जनता के पास, जिसकी वजह से वो इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं एग्जिट पोल के हिसाब से। खैर 4 तारीख का मैं फिर कह रही हूँ, 4 तारीख का इंतजार तो सभी को बहुत बेसब्री से है, क्योंकि बहुत दिलचस्प बंगाल का चुनाव और 4 और राज्यों के नतीजे भी आएंगे। भारत एक्सप्रेस तो पूरी कवरेज, पल पल की कवरेज जनता तक पहुंचाएगा और उस दिन भी हम सब जरूर इस बारे में भी जाहिर है बात करेंगे। डॉक्टर सौरभ कुमार झा, राजनीतिक विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रांग रूम में 4 घंटे तक सीएम वहां पर रही, ये हार का डर या फिर वाकई में ये डर कि कहीं वोट चोरी ना हो जाए, तो मैं खुद जाकर निगरानी करूं? सबसे पहले तो आपके चैनल पे बैठे सारे पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नमस्कार। क्योंकि इस बार का जो बंगाल चुनाव है वो चुनाव मतलब विकास वर्सेज भ्रष्टाचार के अगेंस्ट, आपने देखा होगा पहले चरण में और दूसरे चरण में जिस तरह से इस बार मतदान हुआ है, उस मतदान को देखते हुए यही लग रहा है जनता इस बार परिवर्तन चाह रही है। ये नतीजा यही बता रहा है, क्योंकि आजादी के बाद जब भी बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है तो परिवर्तन हुआ है। क्योंकि 2011 में भी इसी तरह की वोटिंग हुई थी और लोगों में 15 साल लोगों ने ममता बनर्जी का भ्रष्टाचार भी देखा है। वहां जिस तरह से लोगों का माइग्रेशन हुआ, यदि आप डेवलपमेंट की बात करें या
इवन आप हेल्थ सेक्टर की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, तो वहां की जनता 15 साल से त्रस्त है और वो परिवर्तन कहीं ना कहीं चाह रही है। तो इस सब के मद्देनजर देखते हुए जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया है और 92%, 95% की जो वोटिंग देखने को मिली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का जो परिणाम होगा वो विकास के नाम पे वोट पड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस बार यदि परिवर्तन होता है तो दो मेजर फैक्टर है मेरे हिसाब से, जिसमें एक फैक्टर है महिला और दूसरा फैक्टर है मुसलमान। तो 2M मिलके 2M को डिसाइड करेंगे यहाँ पे। तो इस बार 4 तारीख का जो नतीजा आएगा वो हो सकता है जो मोदी जी का एनडीए लीड गवर्नमेंट है उसके फेवर में जाए, क्योंकि जनता इस बार वहां पे परिवर्तन चाह रही है। और इस तरह का वोटिंग पैटर्न, कांग्रेस का ये कहना है कि भाई ये तो वोट चोरी करते हैं सीधे सीधे और चुनाव आयोग इनके इशारों पर चलता है। जब भी चुनाव आयोग ने तो इस बार इतना अच्छा काम किया है, जो उनकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाई है। आप ये भी बंगाल में इलेक्शन होती रही है। सुमित जी, अभी आप सुन रहे थे सौरभ जी को, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और जिन्होंने इस बात को कहा कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, बंगाल बहुत पीछे जा रहा था, 15 साल में लोगों ने देख लिया। और ये भी तो हो सकता है कई बार हम भी जो ब्रांड लगातार कई समय से यूज़ कर रहे हैं, हमको लगता है कि इस बार कुछ नया देखना चाहिए। तो बंगाल की जनता ऐसे भी तो सोच सकती है ना, वो जनता का ही अधिकार है। और अगर वो इस हिसाब से सोच रही है कि इस बार कुछ अलग, जैसा कि पहले सोचा था, 2011 में सोचा था, ऐसा भी तो जनता सोच सकती है। जी श्रद्धा जी, देखिए जनता ने बिहार में भी मन बनाया था, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वहां पे भी वोटिंग अच्छी हुई है। चुनाव ज्यादा नहीं, 2025 में चुनाव हुआ है, लेकिन बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई है सर इस बार। कर देंगे। हाँ बम्पर, मैं भी कह रहा हूँ बम्पर वोटिंग हुई। कब नहीं हुई है? 2011 से उठा के देखिए, हर साल हर 5 साल में वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, कोई कम नहीं हुआ है। तो आप इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप कहते हैं कि इस बार बहुत ज्यादा वोटिंग हो गई है। इस बार SIR के उससे वोट जो कटे हैं, 90 लाख वोट कटे हैं, आप उसे अगर इसमें जोड़ेंगे तो लगभग वही पिछली बार के आंकड़ों के हिसाब से बैठेगी, इसे आप जोड़ेंगे तो। और ये कह देना कि साहब नहीं, SIR का भी हुआ है, जो वोटिंग का है वो SIR के उसमें भी है। अगर आप इसे कहते नहीं SIR के लिए नहीं है, नहीं SIR तो वजह है ही, मैं तो इस बात को कह ही रही हूँ, SIR तो एक वजह है ही जिस वजह से इस बार। अगर हमारे कुशल भाई, अगर अरे भाई मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब बैठे कहते नहीं साहब SIR के जितने नाम कटे और इसमें मिला देंगे, तो ये चीज वो लगभग 85 और 83 के आसपास की वोटिंग रहेगी। क्योंकि देखिए, लेकिन उन्हीं नामों पर तो सवाल था सर, कैसे मिला दिए जाएंगे। चलिए, अब समय बहुत कम रह गया है, मैं अब जो है क्लोजिंग कमेंट सबसे ले लेती हूँ। सौरभ जी क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं अभी, सौरभ जी आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि आप क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही बोलना चाह रहा था, क्योंकि जो चुनाव आयोग है कि इंडिपेंडेंट बॉडी है और उनकी जो जिम्मेदारी है उसने बखूबी यहाँ पे निभाया। जब भी बंगाल में चुनाव होती थी तो कहीं ना कहीं नरसंहार होता था, और लास्ट चुनाव भी 2021 में आप देखिए वहां पे लगभग 58 से ज्यादा लोगों की मौत हुई इस संघर्ष में। लेकिन इस बार इतने अच्छे से वहां पे चुनाव प्रक्रिया 2 चरणों में पूरा की गई है, इसके लिए तो चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहिए। 7 चरण 6 चरण में चुनाव हमेशा हुआ करती थी, तो चुनाव आयोग ने अपनी पूरी जिम्मेदारी अपने हिसाब से निवाई है। और चुनाव नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव आयोग ने बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत अच्छा इलेक्शन जो है इस बार हुआ है पश्चिम बंगाल में। लोकतंत्र के पर्व को निष्पक्ष रूप से करवाने की जिम्मेदारी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं क्लोजिंग कमेंट्स ले लेती हूँ सर, क्या कहना चाहेंगे केतन जी आप? देखिए, ये है कि चुनाव आयोग की जो कसीदे पढ़े जा रहे हैं, अव्वल तो चुनाव आयोग ने यहाँ अपनी विफलता को साबित कर दिया कि आज बंगाल में लाखों लाख जो है, जो वैध वोटर हैं, जो वोट देने के काबिल हैं, जिनका अधिकार है वोट देना, जो कि वैलिड वोटर्स हैं, उनको आज वोट देने से वंचित कर दिया। पहला ये इलेक्शन कमीशन का ये हो गया। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये कैसे पता था सर, समय हो रहा है, लेकिन ये कैसे पता था कि वो वैलिड है, उनको काट दिया गया है? शांतिपूर्ण रहा। ये भाई हमारे केंद्रीय सुरक्षा बलों को मैं ये कृतित्व जरूर दूंगा कि उनकी देखरेख में बड़ा शांतिपूर्ण एक चुनाव हुआ। पर इसका मतलब ये नहीं कि चुनाव आयोग ने जैसा या चलिए, चुनाव आयोग को आप लोग निष्पक्ष मानते ही नहीं है। कुशल पांडे जी। जी देखिए, बंगाल में भय का अंत हुआ है, भरोसे का उदय होने जा रहा है 4 मई को। भय अंत की तरफ है और भरोसे का उदय 4 तारीख को सुबह से ही पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। जिस दिन से चुनाव हुआ है उस दिन से लगातार आप देखिए बंगाल में बारिश हो रहा है, और बारिश में कीचड़ होता है और कीचड़ में ही कमल खिलता है।
तो इसीलिए बंगाल में 15 सालों से इतना कीचड़ कर दिया मुख्यमंत्री कि अब 4 तारीख को कमल खिलने वाला है। 4 तारीख को अब 4 तारीख का इंतजार सबको रहेगा, उस दिन जाहिर है सबसे बात होगी। और अब एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट पोल की तरफ बढ़ते हैं उसके लिए 4 तारीख का इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ 5 की पड़ताल में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।